नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद अनिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे आज के गेस्ट हैं निधीश गोयल जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू निधीश जी। थैंक यू नंदिता जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपने मंच पर बुलाया। थैंक यू। हाँ जी। जो लोग पॉलिटिक्स के बारे में और सोशल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, आई एम श्योर उनको निधीश जी का अपने एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार चैनल है जम्बू टॉक्स करके। वो उस पे उनका खुद का चैनल है, वो आप उसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, तो उसको भी विज़िट करिएगा और मेरे चैनल को भी साइमल्टेनियसली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और निधि जी के साथ में आज जो मेरा कन्वर्सेशन होने वाला है, आज जो डिस्कशन होने वाला है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि वो है हमारे एलओपी जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी के ऊपर। निधि जी, मैं आपसे राहुल गांधी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब ये बंदा इंडिया में रहता है, तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो जब ये बाहर जाता है, इंडिया के बाहर जाता है, तो इसको तो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। मगर वहां जाकर के वो एंटी इंडिया जितने भी नैरेटिव्स होते हैं, उसका पूरा बोरा खोल देता है और उसमें से निकाल के चुन चुन के एंटी इंडिया के बारे में जितना बोल सकता है वो बोलता है। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये कहा जाता है ना कि आप चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो बस वही वाली बात है कि आप किसी को कुछ बना देंगे, कुछ दे देंगे, तो अब बंदर के हाथ अगर अदरक लग गई तो वो क्या करेगा उसका। तो ये उसी तरीके की करेक्ट। चीज राहुल गांधी के साथ में है। बट ही इज नॉट ओनली अबाउट द राहुल गांधी। आप राहुल गांधी की बात करें, आप सोनिया गांधी की बात करें, आप इंदिरा गांधी की बात करें, आप नेहरू की बात करें, ये पूरी डायनेस्टी में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये डायनेस्टी के अनुसार ही चल रही है। और इसने भारत को बर्बाद करने के अलावा कुछ और नहीं किया है। ये लोग ये कह सकते हैं कि भाई इनके कार्यकाल में भारत में आईआईएम्स बने, आईआईटीज बने, कंप्यूटर आया। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये नहीं होते तो क्या ये सब कुछ नहीं होता। क्या हम है ना आज भी 1947 के युग में ही जी रहे होते। ऐसा नहीं है। भारत जो चला है वो भारत भारतीयों के कारण से चला है। इन्होंने तो भारत को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन द 1980s ये बात भी कही जा रही थी, डॉक्यूमेंटेड कही जा रही थी कि इंडिया फॉर सेल, यानी कि भारत दिवालिया होने के कगार पे आया। और अगर दिवालिया होने के कगार पे आया तो किसने दिवालिया करने के कगार पे लेकर के आए? बिकॉज अल्टीमेटली सरकार आप ही चला रहे थे, इमरजेंसी आपने चलाई थी, आपके दादाजी नाना जी जो सब लोग ये वो रहे हैं। तो देन आफ्टर, इसलिए तो 1990 के दशक में जब शुरुआत हुई उदारवादी चीजों की और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री बने, देन आफ्टर भारत खुला। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब भारत खुला तो उसके बाद में भारत में बंद क्या क्या हो गया, परेशानियां क्या क्या हुई, क्या फायदा हुआ। हमने भारत का बाजार जरूर खोला लेकिन भारत को एक्चुअली मिला क्या था? क्या तकनीक मिली थी भारत को किसी तरीके की? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। बिकॉज टेक्नोलॉजी एक्सचेंज तो हुआ नहीं जो आज हो रहा है। तो ये बात राहुल गांधी की नहीं है। ये जो उन्हें संस्कार दिया गया है, संस्कार तो बेसिकली मुझे लगता नहीं कुछ दिया गया है, लेकिन जो भी कुछ उन्हें पिलाया गया है गुट्टी में, उसमें भारत से द्रोह ही है। इट्स ऑल अबाउट लाइक जो नेहरू ने कहा था कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। ठीक है, तो आप चेहरे से हिंदू दिखते हैं या चेहरे से भारतीय दिखते हैं, लेकिन आपका मन जो है वो अंतस में आपका भारत नहीं है, आपके अंतस में इंग्लैंड ही है। तो आप उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। अगर भारत का राष्ट्रीय खेल बनाने की बात आएगी तो आप हॉकी को बनाएंगे, आप कबड्डी को तरजीह नहीं देंगे। अगर आप किसी भी तरीके से वॉटेवर आप किसी भी पॉइंट को लें, लेकिन उसमें भारत आपको वहां पर नहीं दिखेगा। आपके कपड़े इटली से सिल करके आएंगे क्योंकि भारत के कारीगरों पर, भारत के दर्जी पर, क्योंकि दर्जी इस शब्द से आपको एतराज होगा। ये उस तरीके की बात होगी कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक अमेरिकन लेडी अपने पड़ोस में एक लड़के को इसलिए नहीं बिठाना चाहती थी बिकॉज उसके कपड़ों से थोड़ी स्मेल आ रही थी। और उस लड़के ने कहा कि मेरे दादाजी अभी शांत हो गए हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को आपके दादाजी से कोई लेना देना नहीं है। आई एम द अमेरिकन और मेरे बगल में जो बैठेगा ही और शी विल बी एन अमेरिकन, और उसी को बैठाऊंगी, नहीं तो मैं किसी को नहीं बैठाऊंगी, चाहे आपकी सीट ये हो या नहीं हो। तो ये एक अजीब सा अहंकार होता है गोरा होने का। जो गोरा होने का अहंकार इंग्लैंड वासियों को था, अमेरिकन वासियों को था। और ये एक एक छोटा इसका छोटा रूप नेहरू में था कि अब मुझे उनके साथ में रहना है, मुझे कैम्ब्रिज वालों के साथ में रहना है, और ये रूप आगे बढ़ा है।
ये आगे बढ़ा है तो इंदिरा गांधी के रूप में बढ़ा, तो राजीव गांधी के रूप में बढ़ा, तो संजय गांधी के रूप में बढ़ा, तो सोनिया गांधी से लेकर के ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में दिखाई देता है। तो जो बीज इनका मूल था, उस बीज ने जो बोया है, वही ये लोग आगे अपना दिखा रहे हैं, अपना रंग दिखा रहे हैं, जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो भारत की बात कभी नहीं करते, अपनी बात करते हैं। अपनी बात यानी कि अपने हित की बात, कि किस तरीके से मैं और मेरा परिवार ये सत्ता में बने रहना चाहिए। आजकल इनके बारे में बड़े खुलासे हो रहे हैं। मेरे यहाँ पर भी शोएब सलाउद्दीन चौधरी जो है, जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट है, ब्लेड्स एडिटर, वो आए थे हमारे यहाँ पर भी, उन्होंने टॉक किया था। उसमें भी उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए जम्मू टॉक्स पर, उसका वीडियो मौजूद है, दर्शक चाहे तो देख सकते हैं। तो ये चीजें लेकिन उनकी तरफ से इस पर कुछ आ नहीं रहा है। वो लोग नहीं बोल रहे बिकॉज दे नो कि सोनिया गांधी इज एंटोनियो माइनो, और दे नो द राहुल गांधी इज बेसिकली राहुल विंची। और उन्होंने क्या किया है, व्हाट इज देयर इन द म्यांमार गार्डन गेस्ट हाउस, वहां पर क्या चीज थी, कितने कोलैबोरेशन इनके, कितने एमओयूज हैं, और कितनी कितनी फीमेल पार्टनर्स इनकी हो सकती है, और कहां कहां पर है। तो ये सब चीजें, इस तरीके की बातें जो हो रही हैं, जिसका पर्टिकुलरली अब आप कोई कहेगी कि इसका क्या एविडेंस है वगैरह, लेकिन बात इतनी होती है कि अगर कहीं पर ऐसे कहते हैं ना कि अगर कहीं तो धुआं होता है ना, अगर कहीं आग लगी है तो कहीं धुआं बिल्कुल होगा। तो बिना उसके नहीं चलती है कोई भी बात, बिना उसके कोई भी चीज यूं ही नहीं कह दी जाती, कोई यूं ही कह दे। तो अगर कोई कह रहा है तो किसी कारण से कह रहा होगा, ऐसे ही नहीं किसी पर आक्षेप लगा दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है। तो इस बात को समझना चाहिए। तो राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो उन्हें बताया गया, सिखाया गया। अब उसके पास में 99 सीट आ गई है, 99 सीटों की ताकत आ गई, तो ही इज थिंकिंग लाइक ही हैज डन समथिंग वेरी गुड। जो भारत में उन्होंने अच्छा कर दिया कि मणिपुर से यात्रा शुरू करी। एक अलग बात है कि अरुणाचल प्रदेश से शुरू नहीं करी थी, तो जो मणिपुर से शुरू करी, तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा बड़ी कामयाब हुई, बड़ी अच्छी हुई। तो उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जहां वो एक पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, उन्हें आपने 272 का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया, उसको आप 240 पर ले आए हैं। तो आपके नजर में ये आपकी जीत है, चाहे आप नर्वस 90s पर आउट हो गए हैं, आप 99 सीट, लेकिन हाँ, ताकत उनकी बड़ी है। और उस ताकत के कारण से उनका जो एक पुराना अहंकार था वो वापस जागा है। उन तिलों में जो तेल खत्म होने वाला था, उन तिलों में तेल वापस गया है। तो ये किसकी गलती है, ये समझना पड़ेगा कि ये जो सरकार 10 साल सत्ता में थी उनकी गलती है, कि राष्ट्रवादी ताकतों की गलती है कि वो अपने आप को ठीक से नहीं समझ पाए और उन्होंने सामने वालों को पनपने का मौका दे दिया। या फिर ये जो विदेश में इतना सब कुछ है, आप कहें अडानी और अंबानी की बात, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अडानी और अंबानी जैसे इंडस्ट्रीज केवल 2-4 ही नहीं है, दुनिया भर में है। तो दुनिया भर में क्या कम्युनिस्ट भारत को चाहते हैं, क्या क्रिश्चियंस भारत को चाहते हैं, क्या इस्लामिस्ट भारत को चाहते हैं? तो ये भारत को नहीं चाहते, ये हिंदू को नहीं चाहते हैं। तो अगर ये नहीं चाहते हैं तो किसे चाहेंगे? और अगर जिसे चाहेंगे तो वो डेफिनेटली भारत का द्रोह करेगा। और अगर भारत में रहने वाले ऐसे लोग उनका दामन पकड़ते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, तो उनको कुछ देना पड़ेगा। तो उनका इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की बात करता है, वो इकोसिस्टम जो जॉर्ज सोरस की बात करता है, तो उसके हाथों में अगर आप कठपुतली बनकर के खेलेंगे तो आप भारत के साथ में क्या करेंगे? तो जब भी आप जाएंगे, तो आज आपको मौका मिला है कि आप एलओपी हो गए हैं, बिकॉज आप भारत में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, और आपको एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत आपको ये देना पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने जो कहा कि अगर भारत में संविधान नहीं होता तो राहुल गांधी के इस तरीके की भाषा का उपयोग करने पर आप पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा होता। लेकिन क्योंकि भारत में नहीं है, भारत संविधान का शासन है, इस कारण से ही आप इस तरीके से खुला घूम रहे हैं और इस तरीके की बातें कर पा रहे हैं। वरना तजाकिस्तान में, चाहे उस तजाकिस्तान के तानाशाह ने ये कहा हो कि भाई मैं कट्टरपंथी इस्लाम को साइड में करना चाहता हूं और रूढ़िवादी इस्लाम को साइड में करना चाहता हूं, इसलिए अगर आपने हिजाब पहना तो 1 लाख रुपए आपको जुर्माना लगेगा, और अगर आपने दाढ़ी आपने नहीं काटी, तो दाढ़ी आपने रखी तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो तानाशाह लोग इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन भारत में अगर आप किसी का हिजाब या किसी का बुर्का उतरवाएंगे तो प्रोटेस्ट हो जाते हैं बड़े बड़े। और आप ना आप आपको एग्जाम में भी आपको जाना है और ऐसे ही पहन के जाना है, चाहे अंदर अब्दुल है या फिर आयशा है, ये पता नहीं है। तो दैट्स द प्रॉब्लम, कि वो भारत को किस निगाह से देखते हैं। उन्हें भारत पसंद नहीं है, उन्हें भारत में भारतीयता का शासन लाने वाला कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, उन्हें मंदिर पसंद नहीं है, उन्हें धर्म की ध्वजा पसंद नहीं है। जी।
मुझे लगता है निधि जी की राहुल गांधी की ट्रेनिंग हुई है। देखिए पहले भी वो फॉरेन कंट्री जाते थे, मगर इतना ज्यादा जहर जो उन्होंने अब की बार उगला है, तो मेरे मेरे को ये लगता है कि उनकी शायद ट्रेनिंग 22 और 23 में हो गई थी कि आपको पीएम बनना ही बनना है, जो वो नहीं बन पाए, और वो सारा फ्रस्ट्रेशन उनका बाहर जाकर अब की बार निकला है। बिकॉज उन्होंने जो चीजें बोली है, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज नॉट अ गुड डेमोक्रेसी, और इलेक्शन जो यहाँ पे हुए थे वो फेक हुए हैं, और यहाँ पे पीस नहीं है। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, कि मतलब आप इन्वेस्ट करने यहाँ पे मत आइए, फिर एकदम से उसका प्रेम उठ गया है। चाइना के लिए तो था ही था, वियतनाम के लिए भी हो गया है। तो वो फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है अब की बार कुछ ज्यादा ही दिखा है, जिस तरीके से बात किया है राहुल गांधी ने बाहर जाके। देखिए चीज क्या होता है नंदा जी की है ना, हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए कि अल्टीमेटली जब दिया खत्म, दिए में तेल खत्म होने वाला होता है, घी खत्म होने वाला होता है, तो ज्यादा जोर से वो टिमटिमाता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है। तो ये लोगों को दिख रहा था कि अगर भारत में तीसरी बार भी यही सरकार सत्ता में आती है और उतनी ताकत से आती है, तो वो भारत के विरुद्ध बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इस बात को समझिएगा, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि अमेरिका अमेरिका के अलावा किसी और का दोस्त नहीं हो सकता। जो अमेरिका कहता है देखा कि था वो मैंने। भारत का रणनीतिक साझेदार है, तो वो भारत का रणनीतिक साझेदार केवल इसलिए है क्योंकि उसे भारत का बाजार चाहिए, और उसे भारत को, चीन का अपोज करने के लिए भारत की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से चीन किसी भी कारण से उठ गया, तो वो भारत को उठता हुआ नहीं देखना चाहता। अब भारत को उठता हुआ नहीं देखना चाहता तो क्या करेगा? इसलिए अगर भारत के विरुद्ध कोई बात करनी है, तो अमेरिका और चीन जो आपस में शत्रु देश के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जब भारत की बात आएगी तो दोनों एक हो जाएंगे। तो उसमें अमेरिका और चीन अलग अलग नहीं रहेंगे। अलग भारत के साथ में कौन रहेगा, ये समझना पड़ेगा कि जब 1971 में जब बांग्लादेश के साथ हम बांग्लादेश के पक्ष में खड़े थे, तो अमेरिका ही तो था जिसने अपनी नेवी का सबसे शक्तिशाली 7वां बेड़ा भारत के विरुद्ध और पाकिस्तान के पक्ष में भेजा था। तो अमेरिका ही था जिसने आईसी 841 का जब कंधार हाईजैक हुआ, तब उसने नेगोशिएशन टेबल पर भारत की उस तरीके से मदद नहीं करी, क्योंकि मई में कारगिल हुआ था, अक्टूबर में परवेज मुशर्रफ की सत्ता आई थी, तख्ता पलट किया था, और दिसंबर में आईसी 841 हो गया था। तो आप अगर भारत की सरहदों पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? भारत को अंदर से कमजोर करने का प्रयास करेंगे, भारत को अंदर से अस्थायी करने का प्रयास करेंगे। ये आपका एक मूल मोटिव रहता है, आपका प्रयास रहता है। तो ये यही प्रयास उनका शुरुआत से चल रहा है। अब क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर भारत में वापस से ये इतनी ताकत से आए तो क्या करेंगे, तो नैरेटिव बनाना शुरू किया, ब्रेन से खेलना शुरू किया, भारतीयों की ब्रेन से खेलना शुरू किया। तब ये कहना शुरू किया कि संघ और भाजपा में ठीक नहीं है, आज भी चल रहा है, मोदी और योगी में ठीक नहीं है। मोदी सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं, वो पार्टी पे पूरी पकड़ रखना चाहते हैं, उन्हें कोई दूसरा पसंद नहीं है। इट इज नॉट ओनली अबाउट मोदी एंड शाह, इट इज ओनली अबाउट मोदी एंड मोदी, दैट्स इट। तो ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने का प्रयास था जो वो कर रहे थे, और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए कि आरक्षण की बात करें या संविधान की बात करें, खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ, ना होने जा रहा था, लेकिन नैरेटिव बना दिया, 240 सीटों पर आपको आके अटका दिए। तो जय जगन्नाथ की बात थी जो मोदी जी ने अपने पहले भाषण में कहा, तो जगन्नाथ जी की कृपा थी कि उड़ीसा के कारण से किसी न किसी तौर पे आप बच गए। अगर आपकी 10-20 सीटें और कम आ जाती, तो जिस चंद्रबाबू नायडू के साथ में अमेरिका के राजदूत भारत में मुलाकात करते हैं, क्यों मुलाकात थे चंद्रबाबू नायडू के साथ में, क्या आवश्यकता थी चंद्रबाबू नायडू के साथ में? ओवैसी जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, एक पार्टी और एक ही सांसद, 2019 में महाराष्ट्र से जरूर एक और जीते थे, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। उनकी राजनीति किस बात में चलती है, ये भी हम सबको मालूम है। तो ऐसे में वो ओवैसी से भी मिलते हैं, तो क्यों मिल रहे हैं? इसका सीधा सीधा है कि भारत को अंदर से अस्थिर करना है। तो राहुल गांधी की भी ट्रेनिंग पहले से थी। अब इस चीज पर जो और मुखर हो रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जो दिए में तेल खत्म होने वाला था, वो थोड़ा सा एक चम्मच और आ गया है, तो उन्हें ताकत मिल गई है, तो थोड़ा सा और ज्यादा मजबूती से बोलेंगे, क्योंकि दुनिया भारत में उन्होंने कमजोर करने का जो प्रयास था उसे इस तरीके से भी आगे बढ़ा दिया है कि भारत में रेल अब डिरेल होने लग गई है। तो क्यों पिछले 5 महीने में लगातार रेल डिरेल हो रही है, तो इसका भी समझना पड़ेगा। तो ये सब कारण है जिसके कारण से उन्हें मजबूती मिल रही है, और जब मजबूती मिल रही है तो फिर जिसने जो समझा है वो वही करने का प्रयास रहेगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा बात नहीं भी करूं तो इसमें दर्शकों को समझना पड़ेगा कि आप, ये वो समय है जब आपको किसी एक पक्ष में खड़ा होना है, आपको चूज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पक्ष में रहिए उस पक्ष में रहिए, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कि भारत का पक्ष कौन सा है, धर्म का पक्ष कौन सा है, ये आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है आप ये कहें कि भारत का पक्ष तो कोई सा भी नहीं है और धर्म का पक्ष तो कोई सा भी नहीं है, तो आप ये देखिए कि तराजू के कौन से पलड़े में भारत के पक्ष वाला पलड़ा थोड़ा बेहतर है।
या धर्म के पक्ष वाला पढ़ना थोड़ा बेहतर है, बाकियों से बेहतर है। तो जिस तरह से होता है ना कि फर्स्ट डिवीजन है तो 60% की डेडलाइन होती है, एक तरीके से एक लाइन है। अब आप 60% से एक नंबर भी नीचे आएगा तो आप सेकंड डिवीजन हो जाते हैं, और 60% से एक नंबर भी ऊपर आता है या फिर उतना ही नंबर आते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं। तो कोई एक व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन है, कोई एक व्यक्ति सेकंड डिवीजन है, दोनों में केवल एक नंबर का फर्क है, लेकिन डिवीजन तो बदल गई ना। तो आपको भी देखना पड़ेगा, दर्शकों को देखना पड़ेगा कि अब राहुल गांधी सोनिया गांधी पर बात करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है, आपको किसके पक्ष में खड़ा होना है ये आपको देखना है और उसको मजबूत करना है। सारे लोग कभी अच्छे नहीं होंगे, ना कांग्रेस में, ना भारतीय जनता पार्टी में, ना किसी और में। कुछ लोग आपको दूसरी पार्टी में ज्यादा अच्छे मिलेंगे क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार चीजें होती हैं। तो लेकिन नेतृत्व जो करता है, नीतियां उसके अनुसार चलती है। आपके आपके एरिया में जो पार्षद है, काउंसलर है, जो एमएलए है, एमपी है, वो नीतियां नहीं बनाता है, नीतियां उसके अनुसार नहीं चलती। नीतियां चलेंगी तो उससे उस जगह से चलेंगी जहां से शासन का प्रबंधन हो रहा है, दैट इज दिल्ली। तो दिल्ली से चलेंगी नीतियां, तो केंद्रीय नेतृत्व से चलेंगी नीतियां। तो आपको अपने केंद्रीय नेतृत्व को सक्षम करना पड़ेगा। इसीलिए जब ये कहा जाता है कि भाई आपका वोट जो है वो आपके एमएलए, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं है, बल्कि आपका वोट सीधा केंद्रीय नेतृत्व को है, तो ये बात सही होती है। अलग बात है कि आपको भी देखना पड़ेगा कि आप किसे मैदान में उतार रहे हैं, उसकी छवि कैसी है। तो हो सकता है कि इनको भी इस समय थोड़ी सी और समझ आई हो, देखो समझ भी आते आते आती है। तो मेरा ये मत है इस बारे में। मुझे लगता है कि एक जगह पे ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो बैकफायर कर गया है, और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो राहुल गांधी को बैकफायर करने के लिए पूरा तैयार बैठा हुआ है। नीतीश जी, अगर आपने नोटिस किया होगा कि देश का मजाक किस तरीके से उड़ाते हैं, मैं उनके मतलब है मेरे ख्याल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बात है, मगर मैंने इस चीज को बहुत नोटिस किया। जब ये इंडिया में रहते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो ये टी शर्ट पहनते हैं, और टी शर्ट भी इस तरीके से गुंडे मवाली पहनते हैं उस तरीके से पहनते हैं। और जब ये फॉरेन कंट्री गए हैं तो वहां पे कुर्ता पजामा और जैकेट पहन करके आ रहे हैं। वो एक, मुझे लगता है कि दिस इज अ टोटल इंसल्ट टू द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की जो आपका एक प्रोटोकॉल होता है उसको यहाँ ना फॉलो करके आप बाहर जाके फॉलो करते हैं, और वहां जाके आप एंटी इंडिया बातें करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, मैं एक चीज और ऐड करूंगी इसमें। दीदी, जब ये जाते हैं बाहर तो किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, बट जब ये बाहर आते हैं और आने के बाद भी इनकी जो फोटोज निकल के आती हैं, और वो इलाना उमर की जैसे लोगों के साथ में फोटो जब दिखती हैं तो ये बड़ा स्केरी लगता है। क्योंकि इलाना उमर जो है वो है जिन्होंने 370 जब आया था तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने बात किया था। मोदी जी का जो एक स्पीच हुआ था यूएस कांग्रेस में, उसको टोटल बॉयकॉट किया था। और वो, ये तो इंडिया का है, 9/11 में जो अटैक हुआ था उसके फेवर में है वो बंदी। तो मतलब इस तरीके के लोगों से मिलना के स्केरी नहीं लगता है? फिर सरदारों के लिए बोल दिया। नंदा जी, ये आपको स्कैरी लग सकता है कि इस तरीके के लोगों से मिलना, लेकिन जिसको आपसे प्रेम ही नहीं हो, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो भारत द्रोह करने वाला व्यक्ति हो, देशद्रोह वाला हो, जिसको भारत से प्रेम ही नहीं, आपको उसको पढ़ी नहीं है आपकी। आप सोच रहे हैं कि ये स्कैरी है या फिर ऐसा है वैसा है, उसको उससे फायदा है ना। वो जो जिसके पक्ष में खड़ा है वो उसकी बात करेगा, तो उसको उससे फायदा है तो वो कर रहा है। उसको जिसका नमक खाया है, जैसे हम यूं कहें अगर, तो वो नमक का कर्ज तो चुकाएगा ना। अगर आप तो आजकल कहा जाता है कि भाई अगर आप इस परिवार के संतान नहीं होते तो आपकी क्या बौद्धिक हैसियत थी कि आप ऐसा कुछ कर लेते। आज आपको या मुझे भी कोई एक बड़ा जिम्मेदारी दे दी जाए और कहा जाए कि आपके पास में आपको ये चीज दी जा रही है और अगले 5 वर्ष में आपको इसे आगे लेके जाना है, और आपको कोई आवश्यकता नहीं है अपने परिवार के बारे में सोचने की, आपके बारे में सोचने की कि आज आप क्या खाना खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप कैसे घूमने जाएंगे, आप कहाँ रहेंगे, आपको आपकी गाड़ी का, आपका प्रबंधन, इसके आपके बच्चों की स्कूल एजुकेशन का, कॉलेज एजुकेशन का आपको सोचना, वर्ल्ड का बेस्ट आपको मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, बहुत बढ़िया हो गया। तो वो सारे काम वो कर रहे हैं, हमें क्या करना है? हमें तो अपना मौज करनी है, अपना काम करना है, और अपने काम में भी हमें सारी सहूलियतें हैं। आपको जो बैंक्वेट वैन जो है
वो अमिताभ बच्चन को या ऋतिक रोशन को नसीब नहीं होती होगी, उससे ज्यादा बढ़िया तो इनको होती है, उनके पास में होती है। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है किसी तरीके से? तो ये आपको लग सकता है कि दिस इज स्कैरी, बिकॉज हम लोग सोचते हैं भारत की बात, हम लोग वो लोग हैं जो गाय के लिए पहली रोटी निकालते हैं और कुत्ते के लिए आखिरी रोटी निकालते हैं। उनको तो क्या मतलब, वो तो गाय को काट के खाने वाले लोग हैं, है ना? तो वो तो कुत्ता भी काट के खा जाएंगे, तो उनको क्या मतलब है इस चीज से? तो वो तो चींटियों को दाना नहीं डालेंगे ना, वो तो दाना डालेंगे तो चींटियां मछली फंसाने के लिए डालेंगे, जिस मछली को काट के खाएंगे। तो ये मैं ये नहीं बोल रहा कि वेज और नॉनवेज वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्हें भारत से जुड़े किसी भी सिंबल से मतलब नहीं है, उन्हें ओम से, उन्हें स्वास्तिक से मतलब नहीं है। आज देखेंगे पिछले 5 साल में उन्होंने कितने शिव मंदिरों में पूजा की, कितनी बार अपना जनेऊ दिखाया, कितनी बार है ना जल चढ़ाया, अभिषेक किया सावन में। इस बार सावन में कितनी बार जलाभिषेक किया, बिकॉज उन्हें लग गया इसकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तब करने का प्रयास किया था, काम नहीं हुआ, काम नहीं बना। भारत की जनता ने ये देख लिया कि भैया अगर मुझे हिंदू की ही बात करनी है तो नरेंद्र मोदी से बड़ा त्रिपुंडधारी हिंदू हमें कौन मिलेगा। तो आप तो वो उसने अपनी रणनीति बदली कि आप हिंदू की बात नहीं करें, हिंदू को बांटने की बात करो, और मुसलमान की बात करो, ईसाई की बात करो, माइनॉरिटीज की बात करो, सिखों की बात करो कि भाई सिख जो है वो आप गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, आप पगड़ी नहीं पहन सकते। अरे भारत में ऐसा कौन सा सिख है जो पगड़ी नहीं पहनता, या अपने पास में कटार नहीं रखता, या फिर वो कड़ा नहीं पहनता, कच्छा नहीं रखता, केश नहीं रखता, ये सब कंघा नहीं रखता। ये सब बचकानी बातें हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली इतनी बचकानी भी नहीं है, बिकॉज वो भारत में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे, बहुत पहले से कर रहे हैं। किसी कारण से उनका प्रयास सफल नहीं हो रहा था, अब सफल होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज विश्व की ताकतों को लग रहा है कि अगर भारत में इसी तरीके की शक्ति लगातार सत्ता में बनी रही तो जो कॉलोनाइज करने का सपना, मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था कि बिना कॉलोनी बनाए देशों को कॉलोनाइज करने का अमेरिकी धंधा है। अब वो देशों को कॉलोनाइज कैसे किया जाएगा, तो अस्थिर करके किया जाएगा। तो अगर आज भी भारत कॉलोनाइज होता है, ईश्वर करेगा कभी नहीं होगा, लेकिन होता है, तो क्या राहुल गांधी को फर्क पड़ेगा? उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो वही बंगला मिलेगा, उसे तो वही टूरिस्ट स्पॉट मिलेंगे। तो उसको आप ना, उसको फर्क पड़ रहा, ना उसके बच्चों को फर्क पड़ रहा, ना उसकी बहन को फर्क पड़ रहा, ना उसकी माँ को फर्क पड़ रहा, तो फिर वो क्यों हटेंगे और वो क्यों स्कैरी अनुभव करेंगे? या आप करेंगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, बिकॉज आप भारत से प्यार करते हैं, आपकी समस्या है, आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकती हैं, ये आपकी समस्या है ना, ये उनकी समस्या नहीं है। बिल्कुल, राहुल गांधी एंड फैमिली और उनका पूरा गैंग जो है बहुत निफेरियस एजेंडे पे चल रहा है और देश को तोड़ने के लिए दिख रहा है, बहुत ऑब्वियस हो गया है, बहुत एविडेंट हो गया है सबके सामने। नीतीश जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से राहुल गांधी और भारत की राजनीति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं, और हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, जो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। उनको उठना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा, क्योंकि नींद अब बहुत लंबी हो चुकी है, अब उठने का टाइम आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी आपका। और मेरे मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और निधि जी का जो चैनल है जम्बो टॉक्स, उस पे भी जरूर जाइए, क्योंकि बहुत शानदार और बहुत भारी भरकम, जिसको हम कहते हैं ना, सोचने पे जो आपको मजबूर कर दे, वो ऐसे वीडियोस बना के डालते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जी, आपके दर्शकों को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।